नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। ये क्या हो गया मोदी जी को? मेरे ख्याल में वो जरा सा और कुछ फ्रेश ऊर्जा की जरूरत है। लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। लोकतंत्र में जहां जनता सरकार चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, वहाँ को ये दावा करे कि हमको एग्जैक्ट 370 आएगा और 400 से पार हम करेंगे, तो ये इस समाज को सिद्ध करता है कि या तो कोई ऐसा उनके पास से हथियार है जिसका वो इस्तेमाल करेगी, जैसे ईवीएम है। अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है इसको भुगतना पड़ता है। उसने इस तरह से मशहूर किया है खुद को, उसने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। तो जब भी उनको नेहरू के साए के पीछे छुपने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो उनकी रैली का मंच हो या संसद हो, वो सबसे पहले नेहरू जी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते। जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सदन में प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी भाषण चुन चुनकर कांग्रेस राहुल गांधी और परिवारवाद पर करारे प्रहार किए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक पर निशाना साधा। आखिर क्या थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान अतीत के कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया? मोदी ने 100 मिनट के अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का कई बार जिक्र किया। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री का कहना था कि अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो कांग्रेस को बुरा लग जाता है। जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो भारत के लोगों की क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों का जिक्र किया। साल 1959 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता दिवस भाषण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने भारतीयों को नीचा दिखाया और विदेशियों की बड़ाई की। 1959 में ही लाल किले पर जो संबोधन उन्होंने दिया उसका कुछ अंश हम आपको यहां सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। वहीं नेहरू की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी के एक भाषण का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि दुर्भाग्य से हमारी आदत है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने वाला होता है तब हम लापरवाह हो जाते हैं। इन दोनों भाषणों के जरिए कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनी बार बार विफलताओं के बावजूद एक विशेष नेता को लॉन्च और रीलॉन्च कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर 100 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा का बार बार जिक्र क्यों किया? 24 के चुनाव से पहले मोदी नेहरू और इंदिरा की नीतियों की आलोचना क्यों कर रहे हैं? 64 साल पुराना नेहरू का बयान 24 के चुनावी घमासान में कैसे काम आएगा? मोदी का ऐतिहासिक कटाक्ष कांग्रेस को 24 में क्या बड़ा आघात लगेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों कहा कि विपक्ष इस बार दर्शक दीर्घा में बैठेगा? इसी का विश्लेषण हम यहां पर करने वाले हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जो कुछ भी कहा, एक बार आपको पहले सुनवाते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते। यानी नेहरू जी
यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, हर किसी के जहन में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिनट के अपने इस भाषण में बार बार गांधी परिवार का जिक्र किया। क्या रणनीति इसके पीछे नजर आ रही है? चुनाव का मूड सेट करना, चुनाव का टेम्परामेंट सेट करना और 2024 के चुनाव में बता देना कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और एक खास बात बता देना कि देश में हर एक मुद्दे पर एक लेगेसी चली आ रही है, गांधी परिवार की, नेहरू की, इंदिरा की, जो ये लेगेसी की तरह दिखाई जाती है। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और जो कसर बाकी है वो कल होने वाले राज्यसभा में जो भाषण उनका होना है उस पर हो जाएगी। आज और ख़ास तौर पे कल से ही प्रधानमंत्री के भाषण के बाद एडजर्न हो गई थी लोकसभा, लेकिन आज जब जो भी सांसद या जो भी पत्रकार जो आप मौजूद, क्योंकि मैं लोकसभा के बाहर से ही आपसे बातचीत कर रही हूँ और मैं अभी अंदर से आई हूँ बाहर, सिर्फ एक जना, हर व्यक्ति एक ही बात पूछ रहा है और वो कि कल प्रधानमंत्री का मूड कैसा था। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, जब मुस्लिमों पर सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि हिंदू, युवा, गरीब, ये तमाम वो तबके हैं जिसमें मुस्लिम आते हैं। तो आप जो ये एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं मुस्लिमों को लेकर, ये देश को विभाजन वाली रणनीति है। तो कल जो ये आप सवाल कर रही हैं कि कांग्रेस का इतनी बार नाम क्यों लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि हमेशा संकट बताना और समाधान किसने ढूंढा। संकट यूपीए ने ढूंढा, समाधान हमने ढूंढा। अगर आज भी जो रफ्तार की बात कही कि अगर आज भी जो काम 10 साल में किए गए हैं एनडीए द्वारा, अगर वो यूपीए करता या गांधी परिवार करता, या खास तौर पर उन्होंने बार बार कांग्रेस या गांधी परिवार का जो नाम लिया वो करता, तो 100 साल और लग जाते। तो कहीं ना कहीं कैंसिल वाली रणनीति, कैंसिल एटीट्यूड की बात की। कुल मिलाकर राष्ट्र को जो ये संबोधन उन्होंने दिया लोकसभा से, वो उसमें ये मैसेज दिया था कि जो सरकार अभी चल रही है उसने कितना विकास किया है और जो सरकार पिछले 70 साल चली थी उसने क्या किया था। उसने केवल लेगेसी की पिक्चर दिखाई, परिवारवाद दिखाया, विभाजन दिखाया, लेकिन उसने कभी काम नहीं किया जो काम मेरी सरकार में हुआ है। और यही टेम्परामेंट सेट करना है चुनाव में जाने से पहले। चलिए, यानी अदिति, मान लीजिए टेम्परामेंट अगर सेट कर भी दिया गया, तब भी सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों की जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप जानते हैं अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यानी एक जो वेव है, जो मोदी लहर रही है पिछले 2 कार्यकाल में, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा है। जब भी मंदिर का नाम और मुद्दा सामने आया है तो बीजेपी को हमेशा सीटों के मामले में बढ़त मिली है। ऐसे में वो पुरानी नीतियां, इसे दोहराने की जरूरत क्या थी? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा कभी स्ट्रैटेजी कई बार क्या होता है, एजेंडे पर होती है जब भी चुनाव होते हैं, कई बार मुद्दों पर होती है, कई बार तमाम अलग अलग चीज़ें हर चुनाव से पहले, चाहे वो रीजनल चुनाव हो, चाहे वो किसी राज्य के चुनाव हो, देश के चुनाव हो, मुद्दा क्या है चुनाव से ठीक पहले। इस बार का चुनाव इमोशंस पे हो रहा है। इस बार का चुनाव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान से हो रहा है। इस बार का चुनाव और 2019 का भी चुनाव इमोशन से हुआ था कि घर में घुस के पाकिस्तान को बालाकोट वाले हमले पे मारा गया था। तो जब इमोशंस पे चुनाव होता है तो इस बार भी इमोशंस वर्सेस इमोशंस हैं। कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी के इमोशंस के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी देश के इमोशंस के साथ है, वो ये कहती है। अब नेहरू का नाम लेने की जरूरत क्या थी? आपने आज सुबह से या कल शाम से एक वीडियो देखा होगा जिसमें लाल किले से नेहरू का एक भाषण था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ आती है इमोशंस वर्सेस इमोशंस की स्ट्रैटेजी। वो क्या है? देखिए, बार बार ये बताया गया कि आज
भारत के लोगों में कितनी शक्ति है, युवा कितने बेहतर काम कर रहे हैं और भारत के ही लोग चांद पर पहुंच गए हैं, भारत के लोग अलग अलग देशों में जाकर राज कर रहे हैं। लेकिन नेहरू जी ये कहते थे, नेहरू जी ने सारे देशों के नाम लिए, अमेरिका से लेकर, चीन से लेकर, तमाम जापान से लेकर, जर्मन से लेकर, लेकिन और अपने भारतीयों को नीचा दिखाया, आलसी बताया और कहा कि वो देश ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रहे, वो देश इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां के लोग मेहनत करना जानते हैं, वहां के लोग काम करते हैं, भारत के लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये सेंटिमेंट हुआ भारत के लोगों को बताने का कि आपकी क्षमता पर सवाल किए गए, युवाओं पर सवाल किए गए थे, आपको नीचा दिखाया गया था और आपको कभी उतना सशक्त या आपको कभी इतना शक्तिशाली माना ही नहीं। और वो किसने माना? वो माना एनडीए ने, वो माना भारतीय जनता पार्टी ने, वो माना नरेंद्र मोदी ने कि युवाओं को आगे लेना है, महिलाओं को आगे लेकर जाना है, हर वर्ग को आगे लेकर जाना है, दलित को आगे लेकर जाना है। हालांकि दलित भी एक सेंटिमेंट है, दलित की राजनीति पे मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ बोले जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन कल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के हर एक बात का जवाब आप देखते हुए मिलेगा आपको कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की 400 पार, दलित स्ट्रेटेजी, हर मुद्दे पर वो जवाब देंगे। लेकिन ये सेंटिमेंट था राजीव गांधी को लाने का, राजीव गांधी, नेहरू को, इंदिरा को लाने की बात थी कि सारे सेंटिमेंट वर्सेस सेंटिमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार आगे जाना चाहते थे और देश की जनता को याद दिलाना चाहते थे कि आप उन्होंने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू का या फिर इंदिरा गांधी की जिस भाषण का जिक्र किया, उसमें ये साफ तौर पर झलक रहा था कि जब जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने भारत की जनता को कहीं ना कहीं ये कहा कि आप चूंकि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं इसलिए बाहरी लोग आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, यही कहने का मतलब था, यानी अकर्मण्यता की निशानी के तौर पर उसे देखा गया। क्या प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम वाक्यों का और इन तमाम वाक्य का जिक्र करके उस सेंटिमेंट को जगाना चाहते थे जो इस समय भारतीयों के अंदर है? बिल्कुल है। आप देखिए, कोरोना आया, हमने लड़ाई करी, हमारे यहाँ पीपी किट तक नहीं बनती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर उसमें अपना कार्य था, अपनी तरह काम था और काम से ज्यादा वो इमोशंस थे, वो सेंटिमेंट थे कि हम करके दिखा सकते हैं। हम आज से पहले चांद पर नहीं पहुंच पाए थे, पर हम पहुंचे और हमारे वही भारतीय भाई ने संभव करा। हमारे यहाँ पीपी किट नहीं थी लेकिन हमने किया संभव। इस तरह की चीन के साथ संवाद की बात है, चीन के साथ लड़ाई की बात है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात है, इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पोजीशन पे हम पहुँचे। तो यहाँ पर वही बात है कि ये सारा सेंटिमेंट का खेल ये है कि बार बार ये बताया गया कि इंदिरा गांधी, नेहरू या आज की कांग्रेस केवल संकट बताती थी, देश के सामने संकट लेकर आती थी, लेकिन समाधान कौन लेकर आया? समाधान देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेकर आए। समाधान इस 10 सालों में मिला। इसीलिए उन्होंने इकोनॉमी का जिक्र किया कि जब 11वीं इकोनॉमी थी तो पीठ थपथपाया करते थे, वाहवाही होती थी, पर आज जब 5वीं इकोनॉमी पे है तो सवाल खड़े करते हैं। तो ये बताया गया, एक्सपोज करने की कोशिश की गई, क्योंकि संसद भवन से बेहतर कोई जगह नहीं होती कि आप पूरे देश से संवाद कर सकते हैं। आप देश के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल दूसरे देशों को जवाब देते हैं। तो ये एक बेस्ट जगह थी और कल एक और मौका होगा जब वो राज्यसभा में खड़े होकर बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब 11वीं इकोनॉमी थी तब वाहवाही होती थी और आज 5वीं इकोनॉमी है तो बात सवाल उठता है। ये तो मुझे लगता है कि ये तो लगता है कि अपनी सरकार की उपलब्धियां जो है अदिति वो दिखाने की कोशिश की गई, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि सेंटिमेंट अप करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक और काम वहाँ सदन के अंदर से पीएम ने कहा, राहुल गांधी को की लॉन्चिंग और रिलॉन्चिंग को लेकर के जो कटाक्ष उनके द्वारा किया गया है। अब चूंकि आप जानते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का असर और न्याय यात्रा में जो फायदा राहुल गांधी को होता वहां वो कहीं ना कहीं चूकेंगे, या फिर लगता है कि एक महज से बयान के तौर पर ही जनता लेगी? ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव के लिहाज से छोड़ दिया हो कल, चाहे वो ईडी था, महंगाई थी, इकोनॉमी थी, जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड था, 60 सालों का रिपोर्ट कार्ड उनका था, स्पीड थी, आगे का विजन था, वही राहुल गांधी। बार बार बिना राहुल गांधी के नाम लिए, क्योंकि सदन में नहीं होते तो एड्रेस नहीं कर सकते, सोनिया गांधी सदन में मौजूद थी, उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद की डेफिनेशन बताई कि एक परिवार में कोई क्षमता है वो आगे बढ़े, लेकिन परिवार ही सब डिसाइड करे और आगे जो जिसे बोलते हैं लेगेसी भी बढ़ती जाए,
माँ नहीं तो बेटा, ये बात उन्होंने सदन से कही। और फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ढीली और पीछे इसलिए रह गई, कांग्रेस क्यों अभी भी विपक्ष में बैठने को इसलिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अब कई सालों तक आप वहीं बैठे रहेंगे क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार रीलॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा, इसका सीधा सीधा अगर राजनीतिक मतलब समझें तो इसको डिकोड करते हैं। शिखा, सबसे पहले तो भारतीय कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो पहली हुई थी उससे काफी उत्साहित थी। कहीं ना कहीं ये लगा था कि भले ही भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन राहुल गांधी की वो जो एक इमेज थी मजाक उड़ने वाली या सो कॉल्ड, शायद कहना ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी लोग कि जिस तरह से उनको पप्पू कहा जाता था, उनको एक मजाक उड़ाया जाता था, वो इमेज बदल गई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर, टाइमिंग भले ही गलत हो, जहां इस समय चुनाव की स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए थी, जहां अभी तक लोकसभा के नेता तैयार होने चाहिए थे, प्रत्याशी तैयार होने चाहिए थे, वहां भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। इसका इंडिया गठबंधन पे भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा, लोग उसको मतलब वो सफल ना हो जाए, या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा टारगेट राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा पे कर रहे थे कि बार बार रीलॉन्च करने की कोशिश है और ये कुछ नहीं कर पा रहे, और ऐसे रीलॉन्चिंग के चक्कर में पूरी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तो ये मैसेज था लोगों तक, जनता तक, कि एक नेता जिसको एक बार, दो बार, तीन बार कांग्रेस पार्टी रिलॉन्च कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी खुद खत्म होती जा रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मैसेज था और उससे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, एक मैसेज अदिति जनता के लिए भी था और कांग्रेस, तमाम कांग्रेस के बड़े आला नेताओं के लिए भी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जो विपक्ष है वो दर्शक दीर्घा में बैठेगा। 400 प्लस का टारगेट खुद को दिया है, 380 बीजेपी के लिए सेट किया है और 400 प्लस एनडीए के लिए। क्या मतलब है इसका? देखिए, सीधी सी बात यह है कि पहले उन्होंने ये बता दिया, जो हम अक्सर बोलते हैं कि 400 पार का टारगेट है, ये है, तो भारतीय जनता पार्टी का 370 का टारगेट है, एनडीए का 400 पार का टारगेट है। ऐसे में ये बताया गया कि जब हम 370, 303 से 370 पे आएंगे तो जाहिर तौर पे जो विपक्ष है वो और कम हो जाएगा। आपको याद होगा राजस्थान में, या जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव थे, खास तौर पे राजस्थान में, कि कहा जाता था उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी, और बीजेपी कहती थी कि इस बार आप एक इनोवा में भी नहीं आएंगे, तो आप 99 में नहीं, अब आप सिर्फ 7-8 लोग रह जाएंगे। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आप मुट्ठी भर रह जाएंगे और बाकी सब, पूरा का पूरा विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठेगा। अब जब वो सदन में आएगा तो वो हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि सारी की सारी सीटें हम जीत के जाने वाले हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस बताता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ भले ही उनका आत्मविश्वास हो या ना हो, लेकिन उन्होंने इतना आत्मविश्वास दिखाया कि इससे विपक्ष का आत्मविश्वास कमजोर हो गया। बार बार उन्होंने कांग्रेस पर टारगेट किया, बार बार उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पर टारगेट किया, बार बार उन्होंने कांग्रेस के जो वर्तमान स्थिति है उस पर टारगेट किया, और उन्होंने ये बताया कि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो फिर, और इसका जिम्मेदार, इंडिया गठबंधन के छिटक जाने का जिम्मेदार भी कांग्रेस को बताया, और यही कहा कि ऐसी स्थिति चल रही है, इसलिए आपको दर्शक दीर्घा में बैठना है, आप जीत कर चुनाव नहीं आ सकते, और जो भी थोड़े बहुत आएंगे वो विपक्ष में ही बैठने के लिए अपना मानस बना चुके हैं, अपनी पूरी प्रक्रिया खुद तय कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप शिखा इसको ऐसे समझें कि प्रधानमंत्री, आप किसी रूम में घुसते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस बैठक को डिफाइन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 से पहले लोकसभा के पटल से जो भाषण दिया, उस पे कहीं ना कहीं मानसिक पटल पर विपक्ष के वार किया, मानसिक पटल पर उनको कमजोर किया, और उनको ये बताया कि तुम किसी भी तरीके से हमारे आसपास नहीं हो। तो जब आप किसी के कॉन्फिडेंस पर वार करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मानसिक होता है, और कहीं ना कहीं जो बहुत लंबी लकीर कल प्रधानमंत्री मोदी ने खींच दी। हालांकि इसका एक अलग तरीके से भी ये सवाल किया जा रहा था कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का नाम इतनी बार लेना पड़ा, क्या राम मंदिर का जो मामला है वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा, और फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी। और अदिति, और वैसे भी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जो कुछ भी करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं, ये वैसे ही कुछ वेग नहीं होता, तो जाहिर है इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति होगी।